भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में वैशाखी पूर्णिमा को हुआ था। उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके पुत्र राहुल के जन्म के बाद 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और सन्यासी जीवन अपना लिया। 16 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया विहार में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धि प्राप्त हुई थी। 35 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश ज्ञान प्राप्ति के 6 महीने बाद आषाढ़ पूर्णिमा को सारनाथ में दिया था। बुद्ध के इस उपदेश को सामान्य जनता से लेकर राजा महाराजाओं ने आंतरिक रूप से सम्मान सहित ग्रहण किया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि से पूरा भारत गूंज उठा। 45 वर्ष तक मानव उत्थान के लिए भारत के विभिन्न स्थानों में बुद्ध के उपदेश लोग याद करते रहे। उनकी अंतिम यात्रा वैशाली विहार से शुरू हुई थी। पावानगर में अंतिम भोजन के बाद उन्हें अतिसार रोग हो गया। 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का कुशीनगर में निर्वाण हुआ। बुद्ध का धातु अवशेष द्रोण ने कुशीनगर में 8 राजाओं को वितरित किया। 262 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और 7 स्थानों से धातु अवशेष के कुछ अंश लेकर 84,000 स्तूप बनवाए। भारत सहित अफगानिस्तान, सीरिया, इजिप्ट, श्रीलंका में स्तूप के साथ मूर्ति व स्तंभ बनवाए। कालांतर में भारत में बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया था, लेकिन परिवर्तनशील दुनिया में पुनः विश्व शांति के लिए भारतवर्ष सहित विश्व में बौद्ध धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है। दोस्तों, आज हम आए हैं बौद्ध नगरियों में से एक कुशीनगर में, जो कि लखनऊ से 370 किलोमीटर की दूरी पे है। और आज हम आपको लेके चलेंगे कुशीनगर के डिफरेंट स्पॉट्स पे और पता करेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरित होकर आज करियर काउच की टीम कुशीनगर नामक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थस्थल पर आ पहुंची है। ये लखनऊ से लगभग 370 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि 1876 में अंग्रेज पुरातत्वविद ए अनिंगम ने कुशीनगर की खोज की थी। कई लोग इसे कौशल के राजाओं की नगरी कुशवती के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश की नगरी के होने के चलते इसका नाम कुशवती रखा गया था, जो कि बाद में कुशीनगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुशीनगर में पिछले कुछ वर्षों में यहाँ एक सराहनीय स्तर पर विकास हुआ है और इस विकास के पीछे एक बहुत बड़ा नाम है यहाँ के डीएम श्री एस राजालिंगम का। तो हम हैं कुशीनगर में डीएम श्री एस राजालिंगम के साथ। श्री एस राजालिंगम ने इस जनवरी 2021 को डीएम का पद संभाला। आइए हम उनसे पूछते हैं कि कुशीनगर के डेवलपमेंट को वो किन आंखों से देखते हैं। सर, प्राइम टीवी के नेटवर्क पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि कुशीनगर आने से पहले मेरी जो सोच थी, मेरी जो कल्पना थी, वो बिल्कुल बदल गई, क्योंकि मैंने वाकई नहीं सोचा था कि इतना अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे आया होगा। लेकिन सर, कुछ अहम सवाल हैं इसी से जुड़े। कुशीनगर बुद्धिस्ट के लिए एक बहुत अहम जगह है, बहुत अहम स्थान है। महापरिनिर्वाण स्थल यहाँ पे है। यहाँ पे वो स्थल है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपनी मोक्ष की प्राप्ति की। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट तक सीमित रह गई और हम इसको केटर करते रहे इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए, जिसकी एक अपनी आप में एक सीमा है। लेकिन अगर देखा जाए तो टूरिज्म सेक्टर कोरोना पीरियड में सबसे बुरी तरीके से आहत हुआ। अगर टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट देना है तो कहीं ना कहीं हमें डोमेस्टिक टूरिज्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना पड़ेगा। इस बात से शायद आप राजी होंगे। तो सर, मुझे जरा बताएं, सरकार के पास ऐसे कौन से प्लान्स हैं जिसमें आप यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज खोल सकते हैं टूरिज्म सेक्टर को एक बार और फिर से बढ़ावा देने के लिए? जैसा आपने खुद बोला जी, आने के पहले आपका परसेप्शन कुछ और था और
आने के बाद आपका परसेप्शन कुछ और रहा है। सेम एक्सपीरियंस जो टूरिस्ट इनफ्लो के साथ भी यही है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ बताना चाहूँगा कि हाँ, डोमेस्टिक टूरिस्ट का जो फुटफॉल है वो लगभग 2000 पर डे। इवन डूरिंग जो लॉकडाउन जब खुला था, जब सैटरडे संडे लॉकडाउन रहा, तब भी डेली डोमेस्टिक टूरिस्ट लगभग 1500 लोग यहाँ पे रोज आते हैं कि डोमेस्टिक टूरिस्ट का। अब बात आती है कि इसके बारे में हम जानकारी कैसे बाहर कुशीनगर के बारे में बताया जाए। कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि इसके बारे में जो लोगों तक पहुंचाने में और थोड़ा हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, ताकि इस क्षेत्र के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी हो सके। तो सर, मेन चीज ये है कि अभी भी फिलहाल जो होटल्स हैं यहाँ पे, मैंने अभी देखा कि जो मौजूदा होटल्स हैं फिलहाल वो बहुत बड़े संख्या को केटर नहीं करते, बहुत सीमित दायरे में होटल्स हैं, लेकिन उनकी जो प्राइस रेंज है वो डोमेस्टिक टूरिज्म के हिसाब से बहुत महंगी है। तो सर, आने वाले समय में आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ऐसे होटल्स आने चाहिए जो कि मध्यम वर्गीय परिवार के मद्देनजर होना चाहिए? एक्चुअली जो आप बात सही कह रहे हैं, जब हम डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करते हैं, जो बजट होटल्स की अवेलेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब उससे जुड़ा हुआ एक और मुद्दा यह है कि जब कुशीनगर आते हैं तो मंदिर में 1 या 2 घंटे से ज़्यादा वो टाइम नहीं वो कर सकते हैं। सो जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ पे वो एज स्टॉप ओवर या यहाँ पे थोड़ी देर रुके फिर निकल जाते हैं। इसलिए जो होटल इंडस्ट्री को जो इंसेंटिव चाहिए बजट होटल्स खोलने का, वो अब तक नहीं मिल पाया। अब क्या है कि जो यहाँ पे जब भगवान बुद्ध ने बिहार से फिर टुवर्ड्स कुशीनगर आए थे, उनका एक ट्रायल पाथ है जो लास्ट उन्होंने मील लिया था। एक मान्यता है कि वहाँ पे उस जगह को डेवलप करने का काफ़ी पोटेंशियल है, और जिस नदी में उन्होंने उसके पहले यहाँ कुशीनगर पहुँचने के पहले उन्होंने नहाया, और उसका एक अपना पोटेंशियल है। हम इस सारे जो रीजन्स है, वो जो पॉकेट्स है, इसको भी डेवलप कर रहे हैं, वो पाइपलाइन में है। साथ साथ मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी रिसेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रयास से इसको वर्ल्ड बैंक का भी एक प्रोजेक्ट टेक ओवर किया। लगभग 20 करोड़ की प्रोजेक्ट अभी लॉन्च होने जा रही है। वंस यहाँ की जो स्टे इतने स्पॉट्स आपके डेवलप हो जाएंगे तो यहाँ स्टे करने के लिए भी लोग प्रेरित होंगे, और वहाँ उनका एक रहेगा कि मजबूरी, हाँ मुझे एक दिन रुकना पड़ेगा, तब मैं सारे साइट्स देख सकता हूँ। तो होटल्स अपने आप में आ जाएगा। इसके साथ साथ जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो बजट होटल्स है, उनको प्रशासन की ओर से हम लोग भी फैसिलिटेट करते हैं। यदि उनको लैंड एक्विजिशन में या फिर वहाँ उनसे लोकल से बातचीत करके नेगोशिएट करने में भी उसमें भी हम लोग मदद कर रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आवे। एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्दी ही इसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। और आप जो कहें कि दैट इज़ ट्रू, वी नीड मोर बजट होटल्स टू अकोमोडेट मोर एंड मोर डोमेस्टिक टूरिस्ट्स। सर, देखते ही देखते कुशीनगर एयरपोर्ट तो यहाँ पे आ गया, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ तो गया, लेकिन अभी भी रेल कनेक्टिविटी के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि रेल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी बाधा बन रही है कुशीनगर को एज अ टूरिज्म स्पॉट डेवलप करने में? नहीं, रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे मैं बता दूं, इट इज़ वेल कनेक्टेड बाय रोड्स। आपको जो मेन NH-28 जो है कुशीनगर को सीधे टच करता है। सो फ्रॉम दिल्ली यू कैन डायरेक्टली कम, इट्स 4-लेन रोड आपके लिए। एंड एज यू सेड, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। हाँ, रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा संख्या पे लोग आएंगे। सो ऑनरेबल CM सर ने इसको जो रेल मंत्रालय के साथ टेकअप किए हैं। इवन उन्होंने एक DO लेटर भी माननीय रेल मंत्री जी को भी लिखा है। इसको स्टेट गवर्नमेंट एग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं, और उम्मीद है कि शीघ्र ही इसमें आने की उम्मीद है।
तो हम आए हैं कुशीनगर में, और कुशीनगर में स्थित है ये प्रांगण जिसको कि कहते हैं महापरिनिर्वाण मंदिर स्थल। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थल ये वो स्थल है जहाँ पे प्रभु गौतम बुद्ध अपनी मोक्ष की प्राप्ति किया था उन्होंने। यहाँ पे इस जगह को जो उन्होंने चयन किया था, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन इन सब कहानियों को छूने से पहले मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि कुशीनगर से जुड़ा एक क्षेत्र है, तहसील है काशिया। तो हमारे साथ एक बहुत ही युवा एसडीएम, बहुत ही युवा आईएएस श्री पूर्णा बोरा हमारे साथ हैं, और वो इतना ज़्यादा घुल चुके हैं कुशीनगर के साथ, काशिया के साथ, यहाँ के डेवलपमेंट के साथ, कि बोलते बहुत खुशी होती है कि यहाँ पे हर एक बच्चा इनका नाम जानता है। वो जानता है कि यहाँ पे काम पिछले 2 सालों से कितने अच्छे तरीके से होता चला आ रहा है। तो आइए आपको हम परिचय करवाते हैं श्री पूर्णा बोरा से। पूर्णा बोरा जी, प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। अच्छा पूर्णा जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हम लोग ये महापरिनिर्वाण मंदिर की बात करते हैं, ये देवस्थल यहाँ पे है, इसकी एक्चुअल जो है इसके पीछे कहानी क्या थी? मैंने सुना कि भगवान ने ऐसे ही चयन नहीं किया था, ये कुछ महासालागार स्थल कुछ कहा जाता था, तो इसके पीछे का इतिहास क्या रहा? इतिहास के पन्ने में अगर हम जाएं तो भगवान बुद्ध जब वैशाली से कुशीनगर के लिए आए थे तो पावानगर में अंतिम भोजन किए थे। उसके बाद कुकुट्ठा जो नदी है उसको क्रॉस करके कुशीनगर में आए थे। तो कुशीनगर पे बगल में ही आपका माथा कुंवर मंदिर है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अंतिम सिप ऑफ वाटर लिए थे। उसके बाद भगवान बुद्ध ने मल्ल राजा जो उस टाइम पे यहाँ पे शासन करते थे उसको एक ख्वाहिश जताई कि हम शाला गार्डन में अंतिम परिनिर्वाण लेना चाहते हैं। तो ये जो पीछे देखे हैं ये शाला गार्डन है, यहाँ पे ही भगवान बुद्ध ने अंतिम महापरिनिर्वाण लिए थे। पूर्णा जी, आप 2018 बैच के आईएएस हैं, इतने युवा होके पहली पोस्टिंग आपकी आती है सीधे कुशीनगर काशिया, तो यहाँ के साथ आपका जुड़ाव कैसा रहा? यहाँ का जो मेरा लगभग कुशीनगर में 1 साल होने वाला है, तो यहाँ का जुड़ाव मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक, क्योंकि मेरा जो एक्सपोजर है, हम लोग का पहला पोस्टिंग में माना जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर हो उतना ही बेहतर होता है। तो यहाँ पे तहसील का जो भी काम होते हैं, ज़मीन रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड, उसके साथ साथ हम लोगों को, मुझे यहाँ पे कुशीनगर जो विकास प्राधिकरण है वहाँ का भी सचिव हूँ, वहाँ पे भी डेवलपमेंट एंगल देखना होते हैं। साथ में नगर पालिका भी जो प्रशासक हूँ मैं, यहाँ पे नगर पालिका का जो भी समस्या आते हैं उसके बारे में जानना और जो भी समस्याएं के लिए जो भी स्टेप्स निकालना वो भी बारे में एक्सपोजर मिले हैं। कोविड के बाद क्या हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल टूरिज्म पे डिपेंडेंट रह जाएंगे कि डोमेस्टिक टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए बौद्ध विचारधारा का थोड़ा सा और ज़्यादा प्रचारित होना जरूरी है? बिल्कुल, हम लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें और टूरिज्म सेक्टर की बात करें, हम लोग सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट को डिपेंडेंट होने से नहीं होगा, हम लोग स्पेशली डोमेस्टिक टूरिस्ट को फोकस करना पड़ेगा। स्पेशली हम लोग गवर्नमेंट का भी अगर स्कीम हम देखा जाए, जो स्वदेश दर्शन स्कीम है, जो बुद्धिस्ट सर्किट की डेवलपमेंट की बात है, तो वो डोमेस्टिक टूरिस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। जो भी अभी ये एक कुशीनगर एक बुद्धिस्ट साइट है, यहाँ से जो भी अदर बुद्धिस्ट साइट है जैसे बोध गया हो गया, लुम्बिनी, आपका सरनाथ हो गया, श्रावस्ती हो गया, वहाँ से कैसे कनेक्ट किया जाए, वहाँ का लोग, साथ में इंडिया में भी जो भी लोगों में कि कुशीनगर के बारे में, जो कुशीनगर में बुद्धिस्ट यहाँ का जो साइट है उसके बारे में प्रमोशन के लिए भी जो इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 के माध्यम से भी ये चल रहा है कि इसके बारे में प्रमोशन हो और लोग यहाँ पे विजिट करें। तो चलते चलते थोड़ी दूर में मुझे ये बेल दिखाई दी। ये जो बेल है ये अष्ट धातु से बना हुआ है और निंग मापा मेडिकेशन सेंटर कैलिफोर्निया से ये बना हुआ है। आप अगर बहुत गौर से इसको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इसमें तिबेटियन स्क्रिप्ट्स जो है इनग्रेव्ड है। तो हमारे साथ हैं श्री त्वरित किशोर राय। त्वरित जी यहाँ पे एक जाने माने समाज सेवी हैं और देखा जाए तो इस मंदिर प्रांगण के साथ वो पिछले 25 साल से जुड़े हुए हैं। कई वर्ष पहले ये बंगाल छोड़ के कुशीनगर में आए
और यहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ का जो एक वो जो शांतिमय एक जो वातावरण है, उसके साथ ही इस तरीके से जुड़ गए कि उसके बाद यहीं पे बस गए। तो आइए बात करते हैं त्वरित जी से और जानते हैं कि ये महापरिनिर्वाण स्थल जो है उसका महत्व और किस प्रकार से है। त्वरित जी, लगभग 25 वर्षों से आप कुशीनगर में बसे हैं। यहाँ पे आपका एक छोटा सा व्यवसाय है, आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और विशेषकर बौद्ध धर्म और मंदिर परिसर के साथ आपका बहुत पुराना नाता है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके मुंह से, आपकी ज़बानी, कि ये मंदिर इतना अहम क्यों है? कुशीनगर के ये मंदिर जो है, भगवान बुद्ध को यहाँ महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध ने लिया था। उसका बाद मल्लों ने भगवान बुद्ध को धातु को इसी स्तूपा में रखा था। एक पिक्चर में उन्होंने रेलिक्स धातु और प्लस प्रेशियस जेम्स एंड स्टोन्स और सम अननोन लिक्विड्स इत्यादि रखे थे। उसको एक तो उस पर प्लेट थे, जब खुदाई में मिला गया तो प्लेट उन लोग जो रखा है वहाँ पे ऐसे म्यूजियम। उसके बाद 500 साल बाद हरिबोल नाम के एक बिजनेसमैन कुशीनगर के, उन्होंने महापरिनिर्वाण मूर्ति को निर्माण किए जो 10 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबाई में है और जो एग्जैक्ट निर्वाण पोस्चर भगवान लिए थे उसी पोस्चर में उसको जो है उन्होंने बनाया है। अभी इसी मंदिर में, इसी परिसर में सम्राट अशोक आए थे। सम्राट अशोक आज के ये रेलिक्स को उत्खनन किए, करके यहाँ से कुछ रख के यहाँ से कुछ लिए, ऐसे करके सम्राट अशोक ने 7 जगह से रेलिक्स लेके 84,000 स्तूपास एंड पैगोडा बनाए हैं। अफगानिस्तान, सीरिया, अप टू ग्रीस। इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसी परिसर में फाहियन आए हैं, हिवेंटसांग आए हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी जगह आए हैं। अभी भी यहाँ पे थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम इत्यादि देशों के अरहंत मतलब फुल्ली एनलाइटेंड मॉन्क्स यहाँ आते हैं और ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। स्पेशली टिबेटन भी आते हैं, 3 लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। इन्हीं सब बातों से पता चलता है कि बौद्ध धर्म ने किस प्रकार उसका जो वैश्वीकरण हुआ, विश्व में हर जगह फैला। गौतम बुद्ध यहीं से निकल के बाहर गए, कई जगह वो घूमे, हर जगह उनके जो शिष्य बने और उन्होंने बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़े तरीके से पूरे विश्व में फैलाया। लेकिन बुद्ध सर्किट कह लीजिए या महापरिनिर्वाण का स्थल कह लीजिए, ये सारी चीजें भारत में ही है और यहीं पे हैं। हमारा उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही है। हम यही जानना चाहते हैं कि कुशीनगर जैसे क्षेत्र में यहाँ पे आने वाले समय में उद्योग कैसा रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ेंगी, यहाँ किस प्रकार से हम लोगों को एक नया आयाम देंगे। तो दोस्तों, अभी हम हैं मंदिर परिसर में और ये जो आप भगवान गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये 2000 वर्ष पुरानी है, जो कि शयन अवस्था में है। तो क्यों ना जानते हैं इसके बारे में और कुछ पुरानी हिस्ट्री। भगवान बुद्ध की ये निर्वाण मूर्ति लगभग 2000 साल पुराना है। ये भगवान बुद्ध जिस पोस्चर में निर्वाण लिए थे उसी तरह पश्चिम का तरफ मुंह देके सज्जा में इनको बनाया गया है। ये मूर्ति का विशेषता ऐसा है, ये 3 एंगल से 3 इमोशंस दिखाते हैं। पहले यहाँ से हम लोग देखेंगे ये मूर्ति को निर्वाण मुद्रा में। बीच में से हम लोग इसी एंगल से अगर देखते हैं मूर्ति को, हम लोग देखेंगे इन्हें भगवान बुद्ध के जो फेस है ये चिंता का मुद्रा में दिखाई जाता है। स्थान से हम लोग भगवान फेस को जब देखते हैं हम लोग हास्य मुद्रा में स्माइलिंग एक्सप्रेशन देख पाते हैं।
बहुत ही खूबसूरती के साथ रॉय सर ने हमें बताया। और हम ये भी बता देते हैं कि ये जो खूबसूरत सी गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है यहाँ पे शयन अवस्था में, ये 10.1 मीटर की लंबाई में है और ये रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। तो हम नीचे जो है अब और थोड़ा सा हम दिखाएंगे आप लोगों को, और इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो नीचे जो है प्रतिमा या मूर्ति, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ये मूर्ति को अनुमान अनुसार ये डॉक्टर जीवक, जो भगवान बुद्ध का अटेंडेंट फिजिशियन था, उनका मूर्ति है। ओके, तो अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक खूबसूरत सी हमें और पोजीशन दिखाई देता है, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये बीच में है, ये ध्यानासन में बैठे हुए हैं। इनको डिपिक्ट करता है जो सुभद्रा, लास्ट डिसाइपल ऑफ भगवान बुद्ध, सुभद्रा। ये जो है अंतिम में ये आनंदा, जिन्होंने हमेशा भगवान को साथ दिया, भगवान को देखभाल करते थे। उन्होंने एक्चुअली भगवान का काजिन है, भगवान से एल्डरली थे, उन्होंने एल्डर ब्रदर थे, काजिन एल्डर ब्रदर। तो भगवान को हमेशा वो साथ देते थे, सुख दुख में हमेशा जहाँ भी चलते थे, आनंद का। वाह, क्या लीला है भगवान की। तो हम जो है अगर थोड़ा सा इनके चरण की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि इनके जो पैर के नीचे जो है चक्र बना हुआ है, तो हम पूछते हैं इसकी थोड़ी विशेषता। हाँ, भगवान बुद्ध का कुछ लक्षण था। तो इनका पैर के नीचे हम लोग देख पाते हैं चक्र, दोनों पैर के नीचे चक्र है, हाथ में भी चक्र है। ये चक्र केवल बुद्ध को ही होता है, सबको पैर में ऐसा चक्र नहीं रहता है। जो बुद्ध होगा उसी इंसान का पैर के नीचे ये चक्र रहता है। धन्यवाद आपका कि आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हम लोगों को दी है, जो हमें से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो हम हैं यहाँ पावानगर की पावन धरती पर। पावानगर कुशीनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण पाने से पहले यहाँ पे अंतिम आहार किया था। इसके बारे में और इतिहास जानते हैं श्री टीके रॉय साहब से। रॉय साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, पावानगर का बेसिक इतिहास बुद्धिज्म से जुड़ा किस प्रकार है? भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष मानव समाज के उत्थान के लिए शिक्षा देने के बाद वैशाली से अंतिम यात्रा शुरू किए थे। उसके तत्पश्चात उन्होंने पावानगर आके पहुँचे। ये स्थान वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अंतिम भोजन ग्रहण किया था, चुंडा का पास। चुंडा एक सोनार थे। उन्होंने यहाँ भगवान को अंतिम भोजन ग्रहण करने के लिए अनुमति मांगा। भगवान ने बोला, चुंडा, तुम्हारा भोजन मैं ग्रहण कर सकता हूँ, केवल एक शर्त के साथ। तुम्हारा एक जो आइटम केवल मैं ग्रहण करूँगा, संघ का कोई लोग ग्रहण नहीं करेगा। चुंडा मंजूर हो गए। उसके बाद भगवान ने नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो भोजन लिए। उसमें जो आइटम था केवल भगवान ग्रहण किए थे, वो था शक्कर माधव। इसमें कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोग सोचते हैं शक्कर माधव सूअर का मांस है। नहीं, शक्कर माधव एक काइंड ऑफ वेजिटेशन, एक मशरूम जैसा है, अभी भी यहाँ होते हैं। वो ग्रहण करने के बाद भगवान को सीवियर डिसेंट्री हुआ। तो डिसेंट्री के बाद में भगवान यहाँ से प्रस्थान किए और कुशीनगर की तरफ चलते हुए ककुता नदी पहुँचे। तो ये था भगवान बुद्ध के कुछ आखिरी क्षणों के, उनके आखिरी पलों की कहानी। लेकिन ये कहानी यहाँ अंत नहीं होती। जैसा कि रॉय साहब ने बताया कि ये कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है कुकुता नदी की तरफ। तो आइए चलते कुकुता नदी। तो दोस्तों, अब हम बैठे हुए कुकुथा नदी के तट पे। माना जाता है ये जो मेरे पीछे नदी आपको दिख रही है, ये नेपाल से कनेक्टेड है। तो
इतिहास में यही लिखा हुआ है कि पावा नगर से निकलने के बाद जहाँ पे उन्होंने अंतिम भोजन किया था, उसके बाद वो यही जगह पे आए थे। और इसके इतिहास के बारे में हमारे साथ पूर्णा जी जुड़े हुए हैं जो हमें और बताएंगे। जैसे कि आपने बताए हैं कि पावा नगर में भगवान बुद्ध ने अंतिम भोजन किए थे और वहाँ पे भोजन होने के बाद उनका जो डिसेंट्री बोला जाता है, पाली भाषा में अतिसार बोला जाता है, डिसेंट्री हुआ था। और होने के बाद जब आप भगवान बुद्ध वहाँ से यहाँ आए थे तो यहाँ पे इस घाट में ही, कुकुठा नदी में ही अंतिम स्नान किए थे और यहाँ पे कुछ देर के लिए विश्राम किए थे। उसके बाद आप भगवान बुद्ध कुशीनगर के लिए निकल पड़े थे। तो यही इस जगह का हिस्ट्री है। तो पूर्णा जी, ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारा डेवलपमेंट्स मुझे दिखाई दे रहा है, तो मुझे और यहाँ के बारे में जानकारी दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। जो ये आप स्पॉट देखे हैं, ये कुकुठा नदी का घाट है जो भगवान बुद्ध ने पावा नगर से यहाँ आए थे और यहाँ पे अंतिम स्नान करके और यहाँ पे विश्राम किए थे। क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है, स्पॉट है बुद्ध समाज के लिए और प्लस टूरिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पे काफ़ी विकास करने का इस एरिया का प्लान है। जैसे वर्ल्ड बैंक का एक 4 करोड़ का प्रोजेक्ट आया हुआ है जिसमें आपका ये देखे होंगे, ये जो घाट है इसको हम लोग और एक्सटेंड किया जाएगा। साथ में ये नदी का जो दूसरा साइड है वहाँ पे एक पार्क बनाया जाएगा। प्लस आपका यहाँ पे जो टूरिस्ट के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, टॉयलेट्स, रेस्ट रूम, लाइटिंग, वो रखा जाएगा। प्लस ये जो आप रास्ता देखे होंगे, ये नदी के किनारे किनारे हम लोग हेरिटेज पाथवे डेवलपमेंट का प्लान है कि लोग यहाँ से लेके 5 किलोमीटर तक पैदल से एक वॉक कर सकते हैं। जो नदी के किनारे एक जंगल में एक काइंड ऑफ एक ट्रैकिंग का प्लान है। और बाकी ये जो 2 रास्ते में हम लोगों ने प्रवेश द्वार का भी प्रोविज़न है कि बुद्धा का द्वार बनाया जाएगा कि ये सुंदर, काफ़ी सुंदर बने। मुझे लगता है ये अगले 2 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और काफ़ी सुंदर दिखेंगे और कुशीनगर में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट होंगे। तो अभी आप सुन रहे थे कुकुता नदी की इतिहास। अगर इस पर आप देखें, बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है कि कुकुता नदी में जब ईश्वर भगवान गौतम बुद्ध आए तो वो पानी में गए, उन्होंने स्नान किया, थोड़ा सा पानी पिया, उसके बाद वो पानी से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे कोई आम का पेड़ रहा होगा, उस आम के पेड़ तक वो गए। उन्होंने वहाँ पे इंतज़ार कर रहे चुंडक से कहा कि कृपया मेरा आस्तीन, ऊपर का आस्तीन जो है वो चीबर कह के एक वस्त्र होता है जो कि बुद्धिस्ट लोग पहनते हैं, उसको उन्होंने कहा कि उसको थोड़ा सा फोल्ड कर दें, 4 भाग में उस वस्त्र को रख दें। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। एक गाथा, एक कथा का अंत यहाँ पे हुआ। लेकिन देखिए, बात ये आती है, हम लोग अपने उद्देश्य को साधने के लिए तो कई बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब बात आती है पुरातत्व चीज़ों के मेंटेन करने की, तो उसमें हम लोग कोई भागीदारी नहीं निभाना चाहते। यहाँ पे देखिए, लोग आज भी आके अपने हस्ताक्षर और तरीके से गंदा करने को चले आते हैं। दोस्तों, जब तक हम खुद अपने में से अगर थोड़ी सी इंसानियत नहीं रखेंगे, सिविलाइज नहीं होंगे, तब तक ये पुरातन चीज़ें कभी भी हमारे भारत देश में कभी रह नहीं पाएंगी। इस पुरातन चीज़ों को बनाए रखने के लिए आपकी भी सेवा की ज़रूरत पड़ती है। अगर कुछ ना कर सकें, कम से कम गंदा तो ना करें।